आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है एक नया फ्रेमवर्क, किसके लिए? गोल्ड और सिल्वर को कोलेटरल पे रख करके लोन लेने के लिए। ये लागू होगा 1 अप्रैल 2026 से, और ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब गोल्ड के साथ सिल्वर को भी इस कैटेगरी में लाया गया है, जो कि अभी तक जो है इस रेगुलेटरी फोल्ड से बाहर था। अभी तक केवल गोल्ड के अगेंस्ट ही आपको बैंक से, एनबीएफसी से लोन मिलते थे। अब सिल्वर के ऊपर भी ये सारी चीजें लागू होंगी। ये सारे फ्रेमवर्क में क्या क्या बातें लिखी हुई हैं, इस पूरे डायरेक्शन में क्या नए रूल्स हुए हैं, क्या नई चीजें इंट्रोड्यूस करी हैं, सब कुछ हम डिटेल में समझेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। जैसा मैंने कहा कि सिल्वर अभी तक एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में चल रहा था, मतलब वो रेगुलेशन के फ्रेमवर्क से बाहर था। लोन मिल रहा होगा उसके ऊपर, लेकिन वो रेगुलेशन में नहीं था। अभी तक केवल गोल्ड ही रेगुलेशन में था। लेकिन अब आरबीआई ने जो नया डायरेक्शन लाया है, उसमें अब सिल्वर को भी शामिल कर लिया है कि सिल्वर के ऑर्नामेंट हो चाहे क्वाइंस हो, उनके एवज में भी आपको लोन मिल पाएगा, जैसे गोल्ड के लिए मिलता था। कौन देगा ये लोन? तो जितनी भी रेगुलेटेड एंटिटीज हैं, जैसे कॉमर्शियल बैंक हो गए, मतलब चाहे आरआरबीज हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, जनरली लोग इनको छोड़ देते हैं, कॉमर्शियल बैंक नहीं, ये भी आएंगे इसमें। तो जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं, पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन, आरआरबी, एसएफबी, सब इसमें आते हैं। अर्बन रूरल जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो सारे के सारे, एनबीएफसीज भी आपकी आएंगी, और इसमें जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है। ये क्वेश्चन ऐसे फंसाने के लिए पूछ सकते हैं कि कौन सा एनबीएफसी इसमें नहीं आएगा, और हाउसिंग फाइनेंस देख करके आप सोचेंगे ये नहीं आएगा, लेकिन ये भी इसके स्कोप में आता है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी चीजें एलिजिबल हैं कोलेटरल के तौर पर, कौन सी नहीं होंगी। तो जो एलिजिबल होंगी कोलेटरल के तौर पे, कोलेटरल मतलब समझते हैं गिरवी रख करके, तो गोल्ड ज्वेलरी आपने कोई भी गिरवी रख सकते हैं, कोई ऑर्नामेंट है गिरवी रख सकते हैं, या फिर कोई आपने क्वाइन आपके पास है गोल्ड का स्पेशली मिंटेड, तो वो भी आप गिरवी रख सकते हैं, उस पर लोन मिलेगा। सिल्वर के लिए सिल्वर ज्वेलरी हो गई, ऑर्नामेंट हो गया, या फिर कोई क्वाइन हो गया जो कि सिल्वर का है, उसे आप रख सकते हैं गिरवी। कौन कौन सी चीजें जो इनएलिजिबल है, जिनको आप भले ही वो सोने चांदी के, लेकिन वो गिरवी रख के आप लोन नहीं ले सकते, जैसे है जो प्राइमरी हो गया, मतलब बुलियन हो गया, मतलब जो सोने और चांदी के बार आपने नहीं देखे हैं, तो उसे आप जो है गिरवी नहीं रख सकते हैं। जो रॉ बुलियन होता है वो नहीं जाएगा, जिसके ऊपर आप लोन रख सक मतलब ले पाएंगे। मतलब वो ऐसा नहीं कि इनएलिजिबल है, उसको आप बेच नहीं सकते, सब कुछ हो सकता है, उस पर आप लोन नहीं ले सकते। जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आप गोल्ड या सिल्वर का आपने ईटीएफ ले रखा है, या फिर म्यूचुअल फंड ऐसा ले रखा है, तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। कि आप जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, आप कहें नहीं मेरे पास तो इतने का ईटीएफ है गोल्ड का, इसको रख करके आप लोन दे दीजिए, तो इसके तहत वो लोन नहीं मिलेगा। परचेज जो फाइनेंस है, मतलब कि आप गोल्ड और सिल्वर को जो मतलब गिरवी रख करके आप जो है उसको सिर्फ गोल्ड और सिल्वर को खरीदने के लिए किसी भी फॉर्म में आप लोन नहीं ले पाएंगे, तो ये भी यहाँ पे इनएलिजिबल होगा। मतलब आप सोच रहे होंगे सिल्वर को गिरवी रख करके मैं गोल्ड ले लेता हूँ, या गोल्ड को गिरवी रख के सिल्वर ले लेता हूँ, इस पर्पज से आपको लोन लेना है, तो वो भी नहीं मिलेगा। तो ये सारी कैटेगरी है इनएलिजिबल की। अब हम बात करते हैं कि जो लिमिट्स हैं वो क्या रखी गई हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपके पास जो भी सोना सबका सब आप लगा सकते हो। तो इसमें जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स की लिमिट है वो है मैक्सिमम 1 किलोग्राम पर बारोवर, कि एक बारोवर है तो 1 किलोग्राम सोना वो गिरवी रख सकता है, जिसपे लोन उसे मिल जाएगा। वहीं पे अगर सिल्वर की बात करें तो वो होगा 10 किलोग्राम पर बारोवर। भाई 1 किलोग्राम सोने का काफी महंगी कीमत हो जाती है, तो इस बात को ध्यान में रख के चलेगा। अभी तो सोने के भाव भी ऊपर गए थे, धीरे धीरे करके नीचे आ रहे हैं। वहीं पे अगर आपके पास गोल्ड क्वाइंस हैं तो आप 50 ग्राम पर बारोवर जो है वो क्वाइन के रूप में रख सकते हो, और अगर सिल्वर क्वाइन है तो 500 ग्राम पर बारोवर आप सिल्वर के रूप में रख सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डिटेल है जो आपसे पूछी जा सकती है, जो कि लिमिट को लेकर के आती है। तो गोल्ड के लिए 1 किलोग्राम और 50 ग्राम की, और सिल्वर के लिए 10 किलोग्राम और 500 ग्राम की। एक लिमिट भी आपको याद रखिए गोल्ड वाली, उसी में 10 का गुणा कर दीजिए, सिल्वर की लिमिट आ जाती है। अब हम बात करते हैं कि जो यहाँ पे एक मेजर पॉलिसी शिफ्ट लिया गया है एलटीवी रेशियो के लिए, मतलब लोन टू वैल्यू रेशियो। सबसे पहले लोन टू वैल्यू रेशियो समझ लीजिए क्या होता है। एलटीवी आरबीआई डिसाइड करता है, किस लिए? ताकि जो मार्केट में लिक्विडिटी कंडीशन है उसको कंट्रोल में रखा जा सके, तो आरबीआई के टूल में ही आता है ये। जैसे लेट से अगर मैं जमीन की बात करता हूँ, आपके पास लेट से 20 लाख रुपए की जमीन है, तो आप इस पे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले सकते हैं। तो आप अगर बैंक में जाएंगे तो क्या आपको ये जो 20 लाख रुपए मार्केट वैल्यू की जमीन है, आपको 20 लाख रुपए ही लोन दे देगा बैंक? नहीं, ये बैंक चेक करेगा कि इसमें एलटीवी क्या है। अगर आरबीआई ने ये कह रखा है कि एलटीवी 80% का है इस पे, तो इसका मतलब आपको मैक्सिमम जो लोन
बैंक दे सकता है 20 लाख का 80% दे सकता है, मतलब 16 लाख रुपए। 16 लाख भी देगा कि नहीं देगा ये नहीं पता, लेकिन मैक्सिमम के लिए आप एलिजिबल केवल इतने के ही है, इससे ज्यादा बैंक चाहे तो नहीं दे सकता है। तो ये होता है लोन टू वैल्यू रेशियो, जिसको आरबीआई समय समय पे बदलता रहता है। कभी 80% कर दिया, मतलब उसको लग रहा है लिक्विडिटी कम है, इसको लोन टू वैल्यू रेशियो को बढ़ा देगा, 90% कर देगा ताकि ज्यादा लोगों को लोन मिले। लग रहा है कि हाँ लिक्विडिटी बहुत ज्यादा, इसको कम करके 60% कर दिया, तो आपको 12 लाख ही मिलेगा। आपकी जमीन पूरी 20 लाख की ही जाएगी, लेकिन लोन आपको ज्यादा से ज्यादा 12 लाख का मिलेगा। तो वही सेम चीज जो एलटीवी रेशियो है वो सब जगह चलता है, जैसे यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर के लिए भी चलता है। तो सिल्वर तो पहली बार आया है, गोल्ड के लिए चलता था पहले, ये यूनिफॉर्म था, मतलब कि एक एलटीवी रेशियो, जैसे मैंने कहा ना 20 लाख की जमीन है, 60% एलटीवी है तो आपको 12 लाख ही मिलेंगे। तो अब आपकी चाहे 20 लाख की जमीन हो चाहे 20 करोड़ की जमीन हो, उसका 60% मिलेगा। लेकिन पहले गोल्ड के लिए हुआ करता था, अब इसको टीयर्ड स्ट्रक्चर दे दिया गया है। मतलब क्या कि अगर आपका जो सोना है, आपके पास जो सोना है उस मतलब उस पे आप लोन ले रहे हैं, अगर लोन की वैल्यू 2.5 लाख रुपए तक की है तो उसका जो एलटीवी रेशियो होगा वो 85% होगा। मतलब कि आप अगर आपका लोन लेट से आप 2 लाख का लोन लेने जा रहे हो और उसके एवज में आपने सोना रखा है, तो जो भी सोना होगा उसका 85% तक आपको जो है वो लोन मिल पाएगा। लेकिन अगर लोन अमाउंट 2.5 से 5 लाख रुपए तक का है तो एलटीवी रेशियो 80% होगा, तो ये घटते हुए क्रम में दिखेगा। इसी तरह अगर 5 लाख रुपए से ऊपर का लोन है तो आपको केवल 75% एलटीवी मिल पाएगा। लेट से कि अगर आपने 20 लाख रुपए का सोना रखा है, चांदी रखा गिरवी पे, तो आपको इसका 75% ही मैक्सिमम लोन पे मिल पाएगा, जो कि कितना होगा 15 लाख रुपए। बस इतना ही आपको मिल पाएगा। तो ये जो एलटीवी रेशियो है डिसाइड करता है लिक्विडिटी को। अब आरबीआई इसको बदल भी सकता है, जनरली इसमें ऐसा महीनों दर महीने बदलाव नहीं होता है, लंबे समय तक चलता है, लेकिन ये ऐसा नहीं फिक्स ही हो गया, आप कभी बदलेगा नहीं। इसको आरबीआई बदल सकता है, दोनों चीजों को, इधर को भी और इधर को भी एक नया डायरेक्शन देकर के इसको बदला जा सकता है। ये याद रखिएगा, ये भी इंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन ये सब 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। अब हम बात करते हैं, आरबीआई ने कुछ और बदलाव किए हैं स्टैंडर्डाइज्ड और ट्रांसपेरेंट वैल्यूएशन के लिए। मतलब आप कहीं पे अगर गोल्ड जो है गिरवी रखने जा रहे हैं तो वो कह देंगे कि हाँ हाँ सोने का भाव ये चल रहा है, हम तो इतने पे ही देंगे। अब मान लीजिए अगर सोने का भाव चल रहा है 1.2 लाख रुपए, तो आपको अगर उन्होंने कह दिया जहां पे आप रखने जा रहे हैं हम तो 1,10,000 ही दे पाएंगे, है ना, तो ऐसा चीजें नहीं होंगी। या फिर वो कह देंगे नहीं हमारे यहाँ 1,10,000 है, तो ये नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आरबीआई ने ना स्टैंडर्डाइजेशन क्या लाया है कि जो गोल्ड है या सिल्वर है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो वो कैलकुलेट करेंगे लोअर, ध्यान रखिएगा लोअर का मतलब जो कम सबसे निचली लिमिट होगी ऑफ द फॉलोइंग, किसका, या तो 30 दिन का एवरेज निकालेंगे क्लोजिंग प्राइस ऑफ द मेटल। मतलब अगर आप गोल्ड रख रहे हैं तो ये देखेंगे 30 दिन का क्लोजिंग प्राइस क्या है और उसका एवरेज निकाल लेंगे, और उस एवरेज का जो लोअर अमाउंट आएगा, मतलब जो लोअर होगा उसका एवरेज निकालेंगे, और उसका जो भी एवरेज आएगा वही आपके लिए रखा जाएगा, इस पे वो गोल्ड खरीदेंगे। या तो जो क्लोजिंग प्राइस होगा प्रीसीडिंग डे का, मतलब जो पिछले दिन का जो क्लोजिंग प्राइस होगा, इनमें से जो भी लोअर होगा उसके आधार पे जो गोल्ड की वैल्यू है उसको डिसाइड किया जाएगा। और ये जो गोल्ड की प्राइसेस हैं जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कहाँ से लेंगे, तो उसके लिए जो सोर्स होगा इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBGA, या फिर जो सेबी रेगुलेटेड कमोडिटी एक्सचेंज है उनसे, उन्हीं में से लेंगे। ये नहीं कहेंगे हम अपनी कोई वैल्यू निकाल रहे हैं हम वहां से ले रहे हैं, नहीं, इन्हीं दोनों में से कहीं ना कहीं से सोर्स उनको लेना पड़ेगा प्राइस का। और यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो भी आप ज्वेलरी वगैरह देंगे तो केवल उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वही कैलकुलेट होगी। मतलब आपने कोई गोल्ड ज्वेलरी बनवा रखी है, सिल्वर ज्वेलरी बनवा रखी है, तो उसमें आपने जेम्स लगवाए होंगे, स्टोन्स लगे होंगे, या फिर जो मेकिंग चार्जेस लगे होंगे। मान लीजिए आप कह रहे हैं कि मेरी तो ज्वेलरी 1 लाख रुपए की, आपके पास रसीद भी है, अब पता चल रहा है कि उस 1 लाख रुपए में 20,000 रुपए तो उसका मेकिंग चार्जेस है। उसके बाद पता चल रहा है कि अच्छा उसमें 10,000 रुपए के स्टोन्स लगे हुए हैं। तो ये आरबीआई ने कहा है कि आप फिर उसको 1 लाख रुपए कैलकुलेट नहीं करेंगे। ये सारी चीजें मेकिंग चार्जेस और टैक्सेस और जो जेम्स लगे हुए हैं इन सबको हटा करके जो केवल जो मेटल की वैल्यू है केवल वही जो है लिया जाएगा उसी के आधार पे। तो 1 लाख की आपकी ज्वेलरी जो एक्चुअल वैल्यू इसकी होगी वो 70,000 रुपीज हो जाएगी। उसके आधार पे कैलकुलेट होगा कि उस पर आपको कितना लोन दिया जाएगा। और ये भी बताया है कि ये सारी जो कैलकुलेशन है, जैसे प्योरिटी चेक करना हो गया
या फिर वैल्यूएशन करना हो गया कोलेटरल का, वो सब कुछ बोरोवर की प्रेजेंस में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपसे ले लेंगे कि अच्छा आप दे दीजिए, अब 2 दिन बाद आइएगा तो हम चेक करके बताएंगे कि आपका 24 कैरेट गोल्ड है या फिर 12 कैरेट है। तो ये सब कुछ वहीं बोरोवर के सामने होना पड़ेगा। और इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ बोरोवर सेंट्रिक और जो प्रोटेक्शन है उसको आरबीआई ने ऐड किया है इसमें। जैसे जो भी लोन एग्रीमेंट हो, क्योंकि अब ये लोन ले रहे हैं तो एग्रीमेंट होगा, तो वो जो एग्रीमेंट होगा वो बोरोवर की जो प्रिफर्ड लैंग्वेज है उसमें होना चाहिए। मान लीजिए जो बोरोवर है वो इंग्लिश नहीं जानता और आपने उसको इंग्लिश में एग्रीमेंट कर दिया, आपने पता नहीं क्या लिख दिया और नहीं पता उसे, तो प्रिफर्ड लैंग्वेज में होना चाहिए, जिसमें सारी जो फी की डिटेल है, इंटरेस्ट रेट है, ऑक्शन प्रोसेस है, टाइम लाइन है, सब कुछ एकदम क्लियरली मेंशन होना चाहिए। नहीं कि आपने बड़ा बड़ा लोन का अमाउंट लिख दिया और जो सारी डेटा है छोटा छोटा लिख दिया, वो नहीं हो पाएगा। तो इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पे बुलेट रीपेमेंट की बात हो रही है, मतलब कि ऐसा पेमेंट जिसमें जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है वो महीने के अंत में पे किया जाता है, उसको बुलेट रीपेमेंट कहते हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसा जो भी लोन होगा उसको, उसका जो लोन का टेन्योर है वो 12 महीने से ज्यादा का नहीं हो सकता है। और इसमें यह भी कहा गया है कि आपने अगर पूरा रीपेमेंट कर दिया है, लोन जो लिया था उसको पूरा चुका दिया है, तो जो भी आपने कोलेटरल गिरवी पे रखा था वो आपको सेम डे पे मिल जाना चाहिए। ये नहीं कहा कि आपने लोन तो चुका दिया, अब उसके बाद आपको दौड़ा रहे हैं कि तो नहीं 1 महीने बाद आना, ऐसा नहीं। और यहाँ पे एक टाइम लिमिट दे रखी है कि अगर लेंडर फेल करता है, कब, विदिन 7 वर्किंग डेज। पहले तो है कि आप सेम डे दे दो, लेकिन अगर 7 दिन के अंदर आपको जो लोन क्लोजर के बाद भी आपने कस्टमर को वो जो उसका प्लेस्ड कोलेटरल है वो लौटाया नहीं, तो जो भी एनबीएफसी हो, बैंक हो, जो भी है जहां पे गिरवी रखा हुआ है वो उसे तो लौटाएंगे ही लौटाएंगे, साथ में उनको बोरोवर को 5,000 रुपए पर डे के हिसाब से पेनाल्टी भी देनी पड़ेगी। अगर किसी ने लेट से कि 7 दिन के बाद 10 दिन का और डिले कर दिया तो उसको 50,000 रुपए और देने पड़ेंगे बोरोवर को, और जो उसका कोलेटरल है वो तो लौटाना ही पड़ेगा। तो ये भी यहाँ पे रखा गया है ताकि जो प्रोसेस है ना स्ट्रीमलाइन हो सके और ग्राहक को बहुत ज्यादा इधर उधर भाग दौड़ ना करनी पड़े। और यहाँ पे ऑक्शन के भी रूल्स यहाँ पे रखे गए हैं कि अब जो लेंडर है, मान लीजिए किसी ने लोन लिया है 1 लाख रुपए का, है ना, उसकी ज्वेलरी थी, उसने 1 लाख रुपए का लोन लिया लेकिन वो डिफॉल्ट कर गया, पैसा नहीं दे पा रहा है। तो इसमें ये बताया गया है कि इसमें जो कोलेटरल का जो करंट वैल्यू होगा, तो होता क्या है कि वो नोटिस वगैरह भेजते हैं, वो सारी चीजें होती हैं, उसके बाद भी अगर कोई नहीं आता है तो उसको ऑक्शन करते हैं ताकि जो वैल्यू है, जो 1 लाख रुपए उनके हैं, वो वापस आ सके। तो इसमें ये कहा गया है कि अगर लेट से कि 1 लाख रुपए लोन दिया तो जरूरी थोड़ी ना गोल्ड का जो वहां पे प्राइस है या फिर जो गोल्ड रखा गया है वो भी 1 लाख रुपए का हो या सिल्वर 1 लाख रुपए का हो, वो तो ज्यादा का होगा ना। लेट से मैं मान के चलता हूँ 1.25 लाख रुपए का है ना, गोल्ड 1.25 लाख रुपए का है, तो ऐसे में 1.25 लाख रुपए का तो तब था जब ये गोल्ड गिरवी रखा गया था। आने वाले समय में जो करंट उसकी जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट करना होगा, और अगर मान लीजिए उसकी वैल्यू कम या ज्यादा जो भी, अरे मैं ज्यादा लेके चल रहा हूँ, 1.4 लाख हो जाती है। अब अगर वो ऑक्शन करने जाते हैं तो ऐसे में वो ये नहीं कर सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे बदमाशी कर लें कि आपस के ही लोगों को बिठा लें कि हम ऑक्शन करने जा रहे हैं, अब इसको औने पौने दाम में 50,000 रुपए में खरीद लिया और फिर 1.4 लाख का गोल्ड 50,000 में खरीद करके आपस में सेटल कर लिए, ये नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे रखा गया है कि जो 90% से कम उसका ऑक्शन का प्राइस नहीं जाना चाहिए। अगर ऑक्शन नहीं होता है तो फिर से आप री ऑक्शन करिए, और उसमें एक टीयर्ड स्ट्रक्चर दिया गया, और री ऑक्शन करें तो उसको थोड़ा सा आप कम कर लीजिए, मतलब 90% से कम हो जाएगा, उसको रखा गया है। लेकिन 90% से आप कम नीचे नहीं जा सकते हैं जब पहली बार आप ऑक्शन कर रहे हैं तो इसका 90% उनको लेना पड़ेगा कि उससे नीचे अगर कोई प्राइस कर रहा है तो आप ऐसा नहीं कि उसे आप बेच दोगे ना, ये नहीं कर सकते। तो ये सारे रूल जो है आरबीआई ने कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बनाए हैं, और ये सारे के सारे रूल जैसा मैंने कहा 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे, और बहुत सारे जो अधिकार हैं वो बोरोवर्स को मिल पाएंगे आरबीआई की इस डायरेक्शन से। बाकी आपका क्या विचार है इसके बारे में मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। इस तरह की और वीडियोस आपको चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।